गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएस एंड केमिस्ट्री। तो फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जस्ट कुछ दिनों पहले 7 जनवरी को बीपीएससी का केमिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर हुआ और उसके पहले जीएस 1 और जीएस 2 का पेपर हुआ था। तो हमने सोचा कि अपने चैनल पे सारे पेपर्स को डिस्कस कर ले ताकि बाद में जो भी स्टूडेंट्स हो या फिर जो भी का फ्रेंड्स हो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और हालांकि बीपीएससी ने अब जो भी ये ऑप्शनल का पेपर था उसे ख़त्म कर दिया है, बट ये जो लास्ट केमिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर हुआ था उसे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस एंड केमिस्ट्री जो है वहाँ से क्वेश्चन पेपर देख ही लिया होगा और क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंदी रहा इस बार का। हालांकि बीपीएससी में केमिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर शुरू से ही लेंदी रहा है, एक्सेप्ट यदि हम लोग 64th को छोड़ दें तो उसके पहले भी पेपर्स लेंदी ही हुआ करते थे। 65th वाला पेपर भी बहुत लेंदी था, 66th वाला पेपर भी बहुत लेंदी था। लेकिन जैसा कि इस बार 67th में हमारे चेयरमैन सर ने कुछ चेंजेस के बारे में बात किया था, तो वो सारे चेंजेस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे और वो सारे चेंजेस को किस तरह फॉलो किया गया बीपीएससी में उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिर यदि हम लोग ये चेंजेस का बात करें तो इस बार चेयरमैन सर ने बोला था कि जो पेपर्स होंगे उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस रहेंगे। 6 में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 का, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 2, ये दोनों क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। प्लस ये टोटल सिलेबस, जैसे सेक्शन 1 का जो भी सिलेबस होगा सारे सिलेबस को ये कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सेक्शन 2 के सारे सिलेबस को कवर करेगा। ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा पेपर होगा, बट देखने को कुछ और मिला। क्वेश्चन नंबर 4 में केवल सिंगल चैप्टर से ही हम लोगों को देखने को मिला। प्लस जिन्होंने भी ये सवाल बनाया था उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि सवाल का नेचर कितना ज़्यादा लेंदी रखा गया था इस बार, जो कि बहुत ही मुश्किल था। बच्चों को 36 पेज मिलते हैं, 36 पेजेस में उसको कंपाइल कर पाना और 3 आवर्स में उसे सॉल्व कर पाना, इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर दी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट एग्जाम हॉल में थे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का केमिस्ट्री ऑप्शनल का जो शुरू का इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जैसे जो भी फिगर्स, मतलब ये सारे क्वेश्चंस को बनाने हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन के बगल में उसके मार्क्स को लिखे गए हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन क्या था, एक कंपलसरी सवाल था। दिस वाज अ कंपलसरी क्वेश्चन एंड इसे हमें बनाना था। तो इसका मार्किंग देखा जाए तो फिर 20 + 15 + 15, टोटल 50 मार्क्स के ये सवाल थे। और पहला सवाल था आपको एमओ डायग्राम से। फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम एमओ डायग्राम। तो ये आपको 2 मॉलिक्यूल्स का एमओ डायग्राम बनाने को दिया गया था, जो कि क्या 10 मार्क्स के होंगे। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में, जैसे ये तो क्वेश्चन दिख रहा है 15 मार्क्स का, बट इसमें हम सवाल देखें तो फिर पहले उन्होंने पूछा कि लैटिस एनर्जी क्या है, उसे डिफाइन करना था। एग्जाम्पल भी देना था कि उससे कैसे रिलीज हो, जैसे कि यदि कोई भी क्रिस्टल बनता है तो उसमें लैटिस एनर्जी का क्या रोल होता है उसके बारे में बताना था। फिर आपका बॉर्न-हेबर साइकिल जो कि यूज करते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए, उसे भी हमें बताना था। तो क्वेश्चन देखने में तो शॉर्ट लग रहा है, बट ये क्वेश्चन में, अकेले क्वेश्चन में 2-3 सवाल हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस के बारे में पूछा गया है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है और सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पूछा गया है विथ एग्जाम्पल्स। हालांकि क्वेश्चंस वे आर नॉट दैट मच टेक्निकल, बट दे वेर वेरी मच टाइम टेकिंग। और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि ये टोटल सेक्शन जो है, दिस कंप्लीट सेक्शन बिलोंग्स टू जस्ट 1 चैप्टर। हाउएवर आवर चेयरमैन सर हैज सेड दैट द क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी एंड इट विल कंटेन चैप्टर्स फ्रॉम होल ऑफ द सिलेबस ऑफ सेक्शन 1, जो कि हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। ओके, तो इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो होता है, यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन थे। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन का ये 3 हमें सवाल दिया गया है एक सवाल में ही, जो कि फिर देखने में लेंदी ही दिख रहे हैं। और इसका एक ऑप्शन भी था अथवा करके कि वो करे या ये करे। तो यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना था, सबसे पहले उन्हें फ्री एनर्जी चेंज के बारे में पूछा हुआ है केमिकल रिएक्शन में, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में भी पूछा गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आपको मालूम ही होगा कि वहाँ से आपको क्या भांट ऑफ ये जो इक्वेशन होता है भांट ऑफ आइसोथर्म में, वो सबसे ये लिंक्ड है। फिर यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन केमिकल रिएक्शन।
टेम्परेचर केमिकल इक्विलिब्रियम, तो फिर टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है, फिर प्रेशर का कैसे इफेक्ट पड़ता है। हालांकि ये सवाल मात्र 20 नंबर का है, ये जस्ट 20 मार्क्स ही कंटेन करता है, बट ये दिस क्वेश्चन इज वेरी मच लेंदी फॉर 20 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि जो भी क्वेश्चन पेपर ये शेड किए थे वो इस बात का ध्यान रखे होंगे कि बच्चे इसे कैसे उतने टाइम में कंपाइल कर पाएंगे। इसके बाद देखिए सवाल तो आपको डिस्कस दी डेबी हक्कल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बोला गया है, और उनका क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट मतलब उसको मैथमेटिकली शो भी करना है प्रूवमेंट के साथ। क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट मतलब वो लिखो प्लस उसको मैथमेटिकली डिराइव करो, जो उसका इक्वेशन आता है वो है। फिर आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस थियरी के बारे में भी हमें यहाँ पर बताना था। इसके बाद हम बात करें तो इसका तीसरा पार्ट है कि डिस्क्राइब कॉन्सेंट्रेशन शेल के बारे में बताइए, फिर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो दोनों बताइए, फिर डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट ऑफ फ्यूल सेल। तो यहाँ पे भी उन्होंने 3 सवाल दे रखा है, जबकि सर ने क्या बोला था कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5, 6 में से 4 सवाल क्या होंगे हमें डिस्क्रिप्टिव नेचर के होंगे सवाल, बट यहाँ पे तो हमें बस 5-5 नंबर वाले ही सवाल दिख रहे हैं। तो फिर यहाँ पे भी जो हमारे कमीशन थे वो जैसा उन्होंने डायरेक्टिव दिया उसके अगेंस्ट ही गए। बाकी ऑप्शनल्स की हम बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शनल में 25x2 के सवाल दिए गए हैं, और कुछ ऑप्शनल में आपको 50x1 का भी, मतलब एक सवाल 50 नंबर के वहाँ दिए गए हैं, और यहाँ आपको 25x2 के दिए गए हैं। नॉट यहाँ बल्कि मतलब बाकी कुछ ऑप्शनल जैसे क्या मैथमेटिक्स ऑप्शनल में जो भी क्या डिस्क्रिप्टिव वाले सवाल थे वहाँ पे 25x2 दिए गए, बट यहाँ पे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा लेंदी फ्रेम किया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का यह वाला ऑप्शन है, तो ये वाला डूइंग वाज समथिंग डुएबल था, जो कि कम टाइम में हम लोग कर सकते थे 30 मिनट्स में। जैसे कि यहाँ पे 10x5 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का। तो पहला सवाल था कि क्वांटम नंबर्स के बारे में बताएं, सेकंड था कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में नोट्स लिखे, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। देखिए डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल यहाँ पे सारे डिफेक्ट को उन्होंने पूछ दिया, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, और फिर उसका जो किट की टाइप होता है आपका क्या शॉर्ट की हो गया, आपका क्या फ्रैंकल हो गया, क्या मेटल एक्सेस हो गया, नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब इतनी सारे बातों को 10 मार्क्स में लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। फिर उन्होंने हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन दिया हुआ है, और CP/CV आपको दिया गया इसके ऊपर नोट्स लिखने का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 को, तो फिर ये भी क्वेश्चन नंबर 3 नॉट लुक्स वेरी मच शॉर्ट। यहाँ पे हमें सबसे पहले पूछा गया कि डिस्क्राइब द लैम्बर्ट-वियर लॉ। तो लैम्बर्ट-वियर लॉ क्या था उसके बारे में पहले लिखिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। जो भी लॉज उसके 3 लॉज हैं वो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते थे, या फिर एक नॉर्मल लॉ भी आप चाहें तो, ये जो कि तीनों का क्या क्रक्स है कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ेगा तो फिर मॉलिक्यूल क्या होगा, ट्रांजिशन शो करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और वहाँ पे आपको रिएक्शन करेगा। ये एक तरह का शॉर्ट में है कि क्या रिएक्शन तभी कॉज होता है ओनली बाय दोज रेडिएशंस व्हिच आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल। हालांकि यहाँ पे आप वो चाहें तो फिर तीनों लॉ भी दे सकते थे, जैसे कि आपका ग्रोथस और ड्रैपर लॉ हो गया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, और थर्ड लैम्बर्ट-वियर लॉ। फिर इसके साथ उन्होंने पूछा है कि एक्सप्लेन क्वांटम एफिशिएंसी, मतलब क्वांटम एफिशिएंसी को पहले आप डिफाइन करो, फिर आपको उसका क्या कारण है, लो क्वांटम यील्ड हो गया और हाई क्वांटम यील्ड के कारण को भी आप लिखो। तो यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल मालूम पड़ रहे हैं, जो कि उतने समय में कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद हम बात करें तो उन्होंने पूछा है कि डिस्क्राइब दी सिनर्जेटिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल में जो बॉन्डिंग होता है उसके बारे में लिखें। ये एक सवाल था टेकिंग सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। फिर यहाँ पे उन्होंने दिया सवाल कि जो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मतलब VVT और CFT के बारे में 15 नंबर मतलब होता है कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.7 पेज के आसपास 1.8 पेज में आपको लिखना है। अब उतने पेज में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दोनों के टोटल थियोरी को लिखना प्लस उसके एग्जांपल्स के साथ प्रूव कर पाना वेरी मच डिफिकल्ट था, बट ये स्टूडेंट्स ने इसे किया। दिस क्वेश्चन वाज मतलब ये भी लेंदी था, बट इसका सेकंड और थर्ड पार्ट थोड़ा सही था, बस इसका फर्स्ट पार्ट करने में ही लोगों को बहुत टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सवाल है, 1 सवाल, 2 सवाल, क्वांटम यील्ड 3 सवाल, रीजन ऑफ हाई क्वांटम यील्ड 4 सवाल, लो क्वांटम यील्ड 5 सवाल। इसका एक क्या सेकंड पार्ट भी था क्वेश्चन नंबर 3 का,
मतलब कि क्या, या तो वो करिए नहीं तो ये करिए। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट थोड़ा सा आसान मालूम पड़ता, मतलब कि थोड़ा कम टाइम टेकिंग मालूम पड़ता है। आसान इन द सेंस, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ पे लिक्विड अमोनिया को आप चाहें तो डिफाइन करके उसके 2-3, जैसे क्या होता है आपका एसिड बेस रिएक्शन होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, तो 2-2, 3-3 करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का भी था, ये दोनों सिलेबस में और ये दोनों पूछ दिया गया। तो इसके बारे में शॉर्ट नोट्स आप चाहें तो लिख सकते थे। फिर यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ पूछा गया है। यदि हम बात करें आपको इनऑर्गेनिक का, तो फिर आप जाके सिलेबस उठाइएगा। तो ये सिलेबस में ये टोटल नॉन एक्वस सॉल्वेंट का ये जो टोटल सिलेबस है पूरा लाइन वहाँ से उठा लिया गया, और ये वाला इसका टोटल सिलेबस यहाँ से उठा लिया गया। सिलेबस में सेम लाइन मेंशन है कि क्या क्या पढ़ना है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ना है, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी पढ़ना है। अब ये वहाँ से उठा के केवल शुरू में डिस्कस जोड़ दिया गया है। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पे आपको एक सवाल दिया गया है कि डिस्क्राइब द काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस का जो काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फिर यहाँ पे आप चाहें तो उसका जो 3 स्टेप होता है वो लिख सकते हैं, और उसके साथ उसके लिए जो इक्वेशन डिराइव करते हैं, काइनेटिक्स का जो इक्वेशन निकलता है उसे डिराइव करके हम लोग छोड़ सकते हैं। और ये भी 15 मार्क्स का सवाल था। तो ये था हम लोग का सेक्शन 1 का 3 सवाल जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करें सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में तो सेक्शन 2 आपको यहाँ से स्टार्ट होता है, और सेक्शन 2 का पहला सवाल क्या था, कंपलसरी था। अगेन सेक्शन 2 का भी फर्स्ट सवाल वासी क्या, सेक्शन 2 का भी फर्स्ट क्वेश्चन वाज सपोज टू बी मेड अप ऑफ होल सिलेबस, मतलब क्वेश्चन ये जो आपको सेक्शन 2 था उसके टोटल सिलेबस से बनाना था। बट उन्होंने फिर यहाँ पे जो सवाल था इसे केवल एक पार्टिकुलर चैप्टर से ही बनाया, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म, और उसमें से ही उन्होंने सिलेबस के ही लाइन को उठा लिया है। जो कि ये सवाल करने में बहुत मतलब क्या मुश्किल नहीं था, बट इट वॉज वेरी मच टाइम टेकिंग, मतलब इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग था कि बहुत सारे बच्चों का मतलब पेपर में कि बहुत सारे सवाल छूट गए केमिस्ट्री ऑप्शनल्स के बच्चों के। जैसा कि मैंने मतलब बाकी बच्चों से जो मैंने बात किया उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका पहला सवाल क्या था, डिस्क्राइब द जनरल मेथड ऑफ स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जांपल। ये भाई सिलेबस में ही लिखा हुआ है जनरल मेथड ऑफ स्टडी ऑफ। अब जनरल मेथड भाई 7-8 मेथड हैं। अब 7-8 मेथड में से आपको कौन से लिखना है, तो आपने सारे पूछ दिए। जनरल मेथड्स बोला हुआ है, कोई पर्टिकुलर मेथड बोला नहीं है, और सबको डिस्क्राइब करने के लिए बोला हुआ है एग्जाम्पल्स के साथ। तो इसमें तो बहुत पेज लगेंगे, बट जो भी हो बच्चों ने इसे कुछ ने क्या किया था, केवल हेडिंग डाल दिए थे। जैसे होता है ना आपका काइनेटिक मेथड हो गया, आइसोटोपिक मेथड हो गया, वो सब डाल के कुछ लोगों ने छोड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए उन्होंने पूछा कि डिस्कस द फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। भाई रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स 6 सिलेबस में पढ़ने हैं, 6 में से आपने कौन सा पूछा, इसे आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहिए। यदि आपने 6 के 6 दिए हुए हैं तब तो ये सवाल 6 के 6 लिखने में तो हालत ख़राब हो जाएगा। कम से कम केवल ये सवाल करने के लिए मुझे लग रहा है 1.5 घंटे लग जाएंगे। यदि कोई बच्चा अच्छे से लिखना चाहे तो ये क्या प्रेजेंटेशन के साथ, तब तो ये 1.5 घंटे तो केवल ये अकेला सवाल खा जाएगा। इसके बाद देखिए ये सवाल वैसे 20 मार्क्स का था, ये सवाल आपका 4 का भी 15 मार्क्स का था। इसमें देखिए कितने सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा है उन्होंने माइकल एडिसन के बारे में बताने के लिए, ठीक। दूसरा पूछा है उन्होंने मैकेनिज्म बताना, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ये भी 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका SN1 होता है और एक होता है आपका SN2 होता है। तो फिर यहाँ पे तो फिर क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंदी मालूम पड़ रहा है ये सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन भी, और इसको उन्होंने कंपलसरी बना के रखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखिए इसका 4 का C में उन्होंने क्या बोला हुआ है कि एलिमिनेशन रिएक्शन को आप पहले डिफाइन करिए, फिर आपका जो क्या फर्स्ट टाइप होता है, सेकंड हो गया मतलब क्या यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये कंजुगेट बेस वाला, ये तीनों रिएक्शंस का मैकेनिज्म लिखिए। तो इतना लेंदी पेपर आप देख सकते हैं। हालांकि ये सवाल डूएबल था, सवाल में कोई क्या उल्टा पुल्टा नहीं है, बट ये दिस सवाल मतलब उतने कम टाइम में कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा बच्चों के लिए, जैसा कि मैंने मतलब बाकियों से भी जैसा कि मैंने बात किया हुआ है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 में फिर आपको क्या या करके था ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 5 को उन्होंने पहला सवाल पूछा है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में। ये आपको 20 मार्क्स का ये सवाल था। यहाँ पे आपको जो सवाल है हम बात करें तो पहला दिया है कि व्हाट इज़ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बताइए, फिर आप उसको क्लासिफिकेशन बताइए, जो होते हैं ना 5 तरह के,
सिग्माट्रोपिक, केलोट्रोपिक करके उन पांचों का डेफिनेशन लिख के उस पर एक एक एग्जाम्पल दे सकते थे। फिर एलिमेंट्री स्टडी ऑफ वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स के बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना था। तो ये सब कुछ उन्होंने दिया था। डिस्क्राइब द फिजिकल केमिस्ट्री, इसके बाद ही आपको पॉलीमर केमिस्ट्री का ये 4 क्वेश्चन उठाया था और ये 5-5 नंबर के 4 सवाल थे। इन ग्रुप एनालिसिस के बारे में नोट्स लिखना था, सेडिमेंटेशन के बारे में, लाइट स्कैटरिंग मेथड और विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। ये 3-4 सवाल को हम लोग देख सकते हैं जो कि उन्होंने पूछा था। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या पॉलीमर से ही जो उसका ऑर्गेनिक वाला पार्ट है उससे पूछा हुआ है कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, वो क्या हैं, उन्हें डिफाइन करना था, उनका प्रॉपर्टी बताना था। फिर आपको ये नाइलन 6 था, उसके बाद नाइलन 6 पॉलीमर जो है उनके क्या मोनोमर यूनिट से बनाकर दिखाने थे और उसके साथ इसके प्रॉपर्टीज़ को भी बताने थे। इसके बाद बात करें इसी का जो या वाला ऑप्शन था, या वाला जो सवाल था, यहाँ पे भी उन्होंने क्या नेम्ड रिएक्शन दिया हुआ है, 4 नेम रिएक्शन दिया हुआ है 5-5 नंबर का। भाई नेम रिएक्शन मतलब होता है कि उसको पूरा कंप्लीट इसके साथ मैकेनिज्म के साथ लिखना चारों का, बट यहाँ पे क्योंकि 20 नंबर का था तो मैकेनिज्म के साथ लिखना बहुत ही मुश्किल था यदि आपको अच्छे से प्रेजेंट करना हो तब। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने इसमें केवल वो क्या रिएक्शन लिख के मैकेनिज्म भी दिखाया हुआ है और ये क्या कुछ बच्चों ने इसमें जैसे कि डिकमैन रिएक्शन है इसको डिफाइन करके और उसका एग्जाम्पल डाल रखा है। तो ये 4 आपको वो हो गए। फिर आपको यहाँ पे जो फॉस्फोनाइट्रिलिक मतलब जो आपको सिलेबस में इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो भी मेंशन्ड है वो सारे पॉलीमर्स के बारे में पूछ दिया गया, तीनों के बारे में 5-5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, सिलिकॉन्स बोराजिन्स के बारे में। फिर आपको यहाँ पे रीएजेंट्स का सिंथेसिस के बारे में सवाल दिया गया कि इनका सिंथेसिस और इसका यूजेस भी है क्या डिस्कस द यूजेस, केवल यूजेस पूछा गया है कि उनका क्या, जैसे कि HiO4 क्या आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बाद ये दोनों क्या आपको रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जैसे कि HiO4 क्या करता है, केवल आपका विशनल डाइऑल्स को ही ऑक्सीडाइज करता है। LiAlH4 किसी भी ग्रुप को रेड्यूस कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग दी अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड बॉन्ड। और NaBH4 वो स्पेशल है जो कि बस 3 ही को ही मेनली करता है, मतलब प्रेफरेंस 3 ही को ही देता है, एल्डिहाइड हो गया और कीटोन हो गया और एक एसिड क्लोराइड हो गया। तो फिर वो सबका एग्जांपल्स के साथ आपको इसको लिखना था। इसके बाद हम बात करें, हम लोग का लास्ट सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि केमिस्ट्री में पूछा गया। तब ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 टोटली क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डेडिकेट कर दिया है। जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से उन्होंने 100 मार्क्स का सवाल पूछा हुआ है। हालांकि आप इसमें से 50 ही लिख सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है, बट कोई पर्टिकुलर चैप्टर को इतना ज़्यादा डेडिकेट कर देना भी, बट जहाँ पे क्वेश्चंस का क्वांटिटी कम हो जाए। जैसे कि कुछ बच्चों का कहना था कि उनको क्वेश्चन नंबर 5 का दोनों पार्ट आता था, बट यहाँ पे उन्हें क्वेश्चन नंबर ये 5 का दोनों पार्ट छूट जा रहा था। कुछ बच्चों का कहना था कि उनको क्वेश्चन नंबर 6 का दोनों पार्ट आता था, बट या वाले ऑप्शन के चलते उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हुई है क्योंकि पहले या वाला ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे आपको या तो ये करना है या तो वो करना है। हालांकि जो भी हो, देखते हैं सवाल क्या था। ये भी सवाल मतलब कम लेंदी नहीं था, ये भी बहुत ही ज़्यादा लेंदी, मतलब टोटल पेपर लिखने में लोगों के बच्चों की हालत ख़राब हो गया था। ये यहाँ तक कि जैसा कि मुझे क्या सुनने को मिला कि क्लास में ही कुछ बच्चों ने इसके अगेंस्ट टीचर से कंप्लेन भी किया, मतलब वाट एवर भी जो भी हो। देखते हैं, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ UV विजिबल और NMR स्पेक्ट्रा की इनका प्रिंसिपल बताना है। सबसे पहली बात 20 नंबर के सवाल में देखिए क्या बोला है उन्होंने, UV विजिबल का पहले प्रिंसिपल बताओ, NMR का प्रिंसिपल बताओ, फिर उनका एप्लीकेशन बताओ, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मोलिकुल्स के डिटर्मिनेशन में और इनऑर्गेनिक का मोलिकुल का डिटर्मिनेशन में कैसे ही उसको यूज करते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताइए। नॉट वेरी मच शॉर्ट क्वेश्चन बट येट एक्सपेक्टेड वन। डिस्कस द रोटेशनल IR एंड रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के बारे में उन्होंने पूछा, डायटोमिक मोलिकुल का। फिर यहाँ पे कमेंट ऑन दी स्पेसिफिसिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन IR में, मतलब फंक्शनल ग्रुप का क्या वो होता है, मतलब यूज, मतलब जैसे उसका वो याद करना पड़ता है आपको कहाँ से कहाँ तक का वेवलेंथ में भी लोग काम करते हैं, वेवलेंथ या फिर वेव नंबर में। फिर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपके म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाले प्रिंसिपल को भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट हम बात करें तो फिर यहाँ पे आपको जो इसका या वाला ऑप्शन था, यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि डिफाइन सिंगलेट एट ट्रिपलेट स्टेट्स के बारे में ये डिफाइन करना था। फिर इसके साथ साथ जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में एक्सप्लेन करना था विथ रिस्पेक्ट टू कंजुगेटेड डबल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को लेके इसके बारे में मतलब बताना था। दिस थिंग वाज सेकंड का हम बात करें तो फिर वहाँ पे उन्होंने केमिकल शिफ्ट के बारे में एक्सप्लेन करना था, तो फिर उसके साथ आप TMS के बारे में भी लिख सकते थे, केमिकल शिफ्ट का क्या यूज है। फिर स्पिन कपलिंग क्या होता है NMR स्पेक्ट्रा में, वो पूछा गया है। फिर यहाँ पे थर्ड मतलब कि यदि आप ये स्पेक्ट्रो का सिलेबस उठाओगे तो फिर मतलब टोटल
केमिस्ट्री का ही यदि आप सिलेबस उठाओगे तो फिर वैसा सवाल मालूम पड़ रहा है कि सिलेबस में किस सेम लाइन को लिया गया है और शुरू में क्या वाट वाई डिस्क्राइब डिस्कस करके के डाल के सवाल पैक कर दिया गया है। ऐसा देखने से साफ साफ मालूम पड़ता है। इसके बाद देखिए इसका थर्ड सवाल क्या था, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, मतलब इसका जो है आपको ये स्पेक्ट्रोस्कोपी ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपसे पूछा गया, इसका एप्लीकेशन पूछा गया है। हालांकि सिलेबस देखिएगा तो फिर सिलेबस में यही टोटल बात ही लिखा गया, बट ये भी लिखना मुश्किल था 15 मार्क्स के लायक। मतलब 15 मार्क्स के लिए मतलब आपको, यदि आपको हम बात करें कि 50 नंबर का सवाल है, टोटल सवाल कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है ना सवाल, तो ये 50 मार्क्स के सवाल में आपको डेडिकेट करना था आपको 30 मिनट, और 30 मिनट मतलब हो गया कि आपको 10 नंबर के सवाल के लिए कितना हो जाएगा, इसको 5 से तो 10 नंबर के सवाल के लिए आपको मैक्सिमम 5 नंबर दे सकते हैं या 5 मिनट दे सकते थे। ये 15 नंबर का है तो इसको मतलब 10 मिनट के अंदर आपको लिख पाना मुश्किल, 10 मिनट में ये लिखिए, 10 मिनट में ये लिखिए, 10 मिनट में ये लिखिए। इट वॉज चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट्स, बट ये बच्चों ने परफॉर्म किया हुआ है। देखते हैं कि इस बार क्या मार्किंग कैसा होता है। हालांकि 65th में ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि 65th के मार्किंग के अनुसार हुआ तो दिक्कत है। हालांकि 65th में ही केवल मार्किंग थोड़ी सी गड़बड़ देखने को मिली थी, 66th में मार्किंग बेटर हुआ था। तो फिर फ्रेंड्स जो भी था यही था केमिस्ट्री ऑप्शनल का BPSC का इस बार जो क्वेश्चन पेपर उन्होंने दिया था बच्चों को बनाने के लिए। क्वेश्चन पेपर नहीं, हम लोग इसे क्या सिलेबस नहीं बोल सकते हैं, कोई ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो भी GS1 हो गया, उसके बाद GS2 के क्या क्वेश्चंस थे, उसके बाद उसे सॉल्व करने के क्या अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए यदि आप हमसे क्या जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप सर्च कर सकते हैं, या तो आप केवल PCS एंड केमिस्ट्री सर्च करिएगा, या आप हमारे लिंक को जो इन्वाइट लिंक है ये PCS वर्स जाके यदि आप PCS वर्स को सर्च करते हैं तो हमारा चैनल आपको दिख जाएगा, तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चाहें तो ये वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इस वीडियो की क्या नीड है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, सी यू सून।